अब समझिए 1 kg यूरेनियम 235 में, 238 में नहीं भैया, 1 kg यूरेनियम 235 27 लाख केजी कोयला के बराबर ऊर्जा देता है। यानी कहीं पर 27 लाख कोयला जला दीजिए, 27 लाख केजी कोयला जला दीजिए, जितना आग लगाएगा, जितना तबाही मचाएगा, जितना त्रहिमाम त्रहिमाम कर देगा, उतना ये अकेला 1 kg कर देगा यहाँ पे। इसलिए दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ होता है यूरेनियम। अब कहते हैं परमाणु बम इतना खतरनाक क्यों होता है? अरे भैया 27 लाख केजी कोयला के बराबर एनर्जी है। आप अपने ही जिला में 27 लाख केजी कोयला छींट दीजिए और उसमें माचिस मार दीजिए, देखिए आपका शहर उड़ा देगा पूरी तरह से। वही तो काम ये कर रहा है, बस उसमें कम ही मात्रा में उतना है स्टोर है एनर्जी यहाँ पर, इसलिए ये इतना महंगा बिकता है यूरेनियम। हालांकि कोई इसका रेट अभी तक नहीं खोला है। अब इसी यूरेनियम को रख के भड़का दिया जाता है, ब्लास्ट करता है, तो इसमें से इतनी हाई मात्रा में ऊर्जा निकलती है, इतनी ज्यादा कि इंसान वेपराइज हो जाता है, भाप बन जाता है, इंसान भाप बन जाता है। इतनी भयानक इससे ऊर्जा निकलती है। और इससे दूर दूर तक इसका जो रेडिएशन होता है, हवा बहा के इसके धुआं को ले जाएगी, रेडिएशन को ले जाएगी, पोटेशियम आयोडाइड की गोली खाई जाती है, इंसान भाप बन जाता है। इतनी भयानक इससे ऊर्जा निकलती है। और इससे दूर दूर तक इसका जो रेडिएशन होता है, हवा बहा के इसके धुआं को ले जाएगी, रेडिएशन को ले जाएगी, बाकी जगहों पे कैंसर होकर लोग मर जाएंगे यहाँ पे। इससे रेडिएशन से बचने के लिए पोटेशियम आयोडाइड की गोली खाई जाती है। हालांकि क्वेश्चन पूछा था कि कौन से जानवर पे रेडिएशन का असर नहीं पड़ेगा, जिसकी त्वचा काइटिन की बनी होती है, जैसे कॉकरोच। कॉकरोच के अगर मान के चलिए इसी मोहल्ले में परमाणु बम गिरा तो इस मोहल्ला का मर जाएगा, लेकिन अगर 10-15 किलोमीटर दूर गिरा है, हम लोग अगर देख भी लेंगे ना तो उसके रेडिएशन से हम मर जाएंगे, लेकिन कॉकरोच नहीं मरेगा यहाँ पर। ठीक है। अब परमाणु बम को, ये शकल है परमाणु बम का, इसको जमीन पे फोड़ेंगे तो उतना खतरनाक नहीं होता है, क्योंकि जैसे जमीन पे फोड़ेंगे ना, इससे निकलने वाली हानिकारक गैस, इससे निकलते सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रॉब्लम क्या आता है परमाणु बम फटता है तो यहाँ पर इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ जाता है, इससे एक्सरे निकलने लगता है। और ये एक्सरे जो निकलता है लगभग 250 रोंटजन पे निकलता है। एक्सरे का मात्रक होता है रोंटजन, 250 रोंटजन पे एक्सरे निकल जाता है, जो बहुत खतरनाक होता है। हम लोग जो एक्सरे कराते हैं वो लगभग 6 रोंटजन 10 रोंटजन इस तरह से होता है। 250 रोंटजन पे कोई बचेगा नहीं, पूरा मांस फाड़ के निकल जाएगा। और इसके बाद इसमें से गामा रेज निकलती है, गामा रेज। अब मारने के लिए गामा रेज का यूज किया जाता है। बहुत हल्की मात्रा के गामा रेज का यूज जिस एरिया में कैंसर होता है उसे मारने के लिए किया जाता है कि कैंसर मर जाए, लेकिन इतना हाई पावर का इसमें से गामा रेज निकलता है कि पूरी शरीर मर जाती है यहाँ पे। तो ये दो ही खतरनाक रेडिएशन होती है। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि ना हम लोग गामा रेज को देख सकते हैं, गामा रे भी हमें नहीं दिखाई दे सकता है, और ना ही हमें एक्सरे दिखाई दे सकता है, तो हमें दिखेगा ही नहीं, अचानक आर पार होकर मर जाएगा आदमी यहाँ पे। यही खत्म। जैसे कोरोना कहाँ हम लोग को दिखता था, अचानक किसी को हुआ कोरोना मर गया यहाँ पे, तो वही होता है यहाँ पे। अगर गामा रेज लग गया तो पता ही नहीं चलेगा वो क्या हो गया, 10-15 दिन बाद, 1 हफ्ता बाद आदमी मर जाता है। तो परमाणु बम एक तरह का विस्फोटक घातक नहीं होकर यह एक प्रकार का प्रदूषण है, जिसे नाभिकीय आपतन कहते हैं, न्यूक्लियर फॉलआउट कहते हैं। ये जमीन पे अगर पटका गया तो इसके जितने रेडिएशन है हानिकारक, उसी मोहल्ले में, घर द्वार, गली कुची में भर जाएगा और दूर तक खतरनाक इसका असर नहीं जाएगा। इसलिए जब भी परमाणु बम को ड्रॉप किया जाता है तो इसमें एक डेटोनेटर लगाया जाता है, और वो डेटोनेटर हाइट को नापते रहता है, बैरोमीटर से सेट रहता है कि जब वो 600 मीटर की ऊंचाई पर शेष रहता है तो इसी ऊंचाई पे ब्लास्ट किया जाता है। कभी भी जमीन पे ले आके परमाणु बम को नहीं ब्लास्ट किया जाता है। तो जापान और हिरोशिमा पे भी जो गिरा था वो 600 मीटर के हाइट पे गिरा था, ताकि मैक्सिमम तबाही हो सके और उसका रेडिएशन पूरे चारों ओर फैल जाए, और इसका असर 30,000 साल तक रहता है। ये नहीं कि आज परमाणु बम फूट गया तो कोई दिक्कत नहीं, इसका असर रहेगा 30,000 साल तक। बहुत बुरा असर रहता है, उस एरिया के जीन, जेनेटिक्स, सारी चीजों को चेंज कर देता है। अब इसी को बनाने में लगा हुआ है ईरान। अब इंटरनल खबर है कि ईरान ये बना चुका है। इनरिच यूरेनियम बनाने में और परमाणु बम बनाना इतना जटिल प्रक्रिया क्यों होती है, और इसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल से समझते हैं। देखिए, कोई भी परमाणु बम हो या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर हो, उसमें जो यूरेनियम का यूज होता है, वो ये यूरेनियम जो होता है वो यूरेनियम 235 का यूज होता है। इसे येलो केक कहते हैं क्योंकि ये येलो कलर का होता है। हालांकि जब हम इसे शीशे में रखते हैं तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद और कई सारे रिएक्शन के बाद ये हल्का ग्रीनिश टाइप का भी दिखने लगता है। यूरेनियम को हम लोग आशा का धातु कहते हैं।
आशा का धातु। और कई बार एग्जाम में जब ये पूछता है भविष्य का ईंधन, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा लोग, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन होता है, भविष्य का ईंधन हम लोग हाइड्रोजन को बोलते हैं, हाइड्रोजन को। और आशा का धातु का कर कहेगा तो यूरेनियम होगा। येलो केक भी होगा तो यूरेनियम। दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ यूरेनियम है। हालांकि इसकी प्राइस का कभी कोई डिस्क्लोज किया नहीं इंटरनेशनल मार्केट में, हालांकि दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ है। अब ये यूरेनियम इतना महंगा है क्यों? क्योंकि देखिए यूरेनियम जो नेचुरल यूरेनियम मिलता है वो यूरेनियम 238 होता है, ये किसी काम का नहीं है। यूरेनियम 238 नेचुरल में मिलता है, वो 99.7% होता है, यानी लगभग जितना भी यूरेनियम हमें मिल रहा है वो हमारे किसी काम का नहीं है। यूरेनियम 99.3 होता है, 7 लिख दिए 3। अब ये जो हमें जो प्राप्त करना है यूरेनियम 235 चाहिए। अब ये यूरेनियम 235 कितना चाहिए, कितना है प्रकृति में? 0.7%। यानी हमें 100 केजी यूरेनियम मिलेगा ना, तो उसमें केवल 700 ग्राम हमें काम लायक यूरेनियम मिलने वाला है। ऐसे अगर परसेंटेज नहीं समझ में आ रहा है तब यहाँ पर, तो 100 केजी में 700 ग्राम कितना अजीब हो जाएगा यहाँ पर। तो और दूसरी क्या है ना, दोनों मिक्स होता है, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 दोनों मिक्स होता है। हमें 238 का काम नहीं है, हमें काम है 235 का। अब इसी को इंप्रूव कर दिया जाता है और 235 को जब एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालते हैं तो उसी के यूज करके हम परमाणु बम बनाते हैं। यही शकल है परमाणु बम की, या फिर उसको बिजली घर में बना के उससे बिजली बनाते हैं यहाँ पर। अब इसको कैसे हम लोग लाते हैं इसे समझते हैं। हम जो यूरेनियम मिला है हमें, उसमें 235 भी है और 238 भी है, 235 और 238 दोनों है। इन दोनों ही यूरेनियम को एक सेंट्रीफ्यूल नामक डिवाइस में डालकर, सेंट्रीफ्यूजल नाम के डिवाइस में डालकर गोल गोल घुमाया जाता है। अब जैसे दही में हम लोग ऐसे मथनी डाल के गोल गोल घुमाते हैं, मक्खन अलग हो जाता है, दही मलाई अलग हो जाता है, सेम वही चीज होता है जिसे हम अपकेंद्र बल या सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। तो इसके जो सेंट्रीफ्यूज होते हैं उसी में इसको गोल गोल घुमाया जाता है। इस गोल गोल घुमाने से फायदा ये होता है कि यूरेनियम 238 साइड में हो जाता है, यूरेनियम 238 जो है ये साइड में आ जाता है, और हमें जो जरूरत होती है यूरेनियम 235 की, ये यूरेनियम 235 बीच में चला जाता है और हम इस बीच वाले से निकाल लेते हैं। इन दोनों में आपस में दोबारा ना मिले और आसानी हो इसे हटाने के लिए, इसलिए इसमें यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड नाम की गैस को अंदर डाल के उसके बाद इसे घुमाया जाता है। इसकी फिक्स स्पीड होती है कि इतने स्पीड पे घुमाएंगे तो एक्सट्रैक्ट अच्छे से होगा, और अगर स्पीड कम और ज्यादा होगी तो इसमें बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा। ईरान ने भी ऐसे ही न्यूक्लियर प्रोजेक्ट बनाए थे, लेकिन उसके इस सेंट्रीफ्यूल के कंप्यूटर को इजराइल ने हैक कर लिया। जो कंप्यूटर इसे गोल गोल घुमा रहा था उसी को हैक कर लिया। अब वो स्पीड कभी बढ़ा देता था, कभी घटा देता था, कभी बढ़ा दिया कभी घटा दिया। तो उसे जो यूरेनियम 238 से यूरेनियम 235 यूरेनियम 235 ये जो मिलना चाहिए ये उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं मिला। इजराइल कितना समझदार, कितना साफ दिमाग है उसका, उसने कहा कि अगर ब्लास्ट करेंगे तो सोच रहा है दोबारा बना लेगा। उससे ऐसा न बनाते हैं कि कामे लायक न रहे, उतना तगड़ा विस्फोट न हो सके। तो ये इजराइल ने किया था, सेंट्रीफ्यूल की स्पीड को कभी बढ़ाता था कभी घटा देता था, कितना ऐसा करता था कि प्योरिटी ही उसमें नहीं रह पाती थी। तो इजराइल का प्रोग्राम जो ईरान के बेसिकली प्रोग्राम को रोकने के लिए ये सारी चीजें की गई थी। अब जो यूरेनियम हमें 235 मिलेगा, यूरेनियम 235, अब ये यूरेनियम 235 को और भी प्यूरिफाई किया जाएगा। तो पहले तो 238 से हमें ले आना है 235, यूरेनियम 238 से हमें बनाना है 235। अब जब 235 मिल गया, अब इसे और प्योर किया जाएगा। अगर 5% इंक्रीज करेंगे, 5% प्योरिटी लाएंगे, इनरिच करके, इनरिच बोला जाता है उसे, प्योर नहीं बोल के इनरिच कहेंगे यहाँ पे, तो उससे हम परमाणु बिजली घर बना सकते हैं। लेकिन अगर इसे 90% तक इनरिच कर देंगे तो जाके परमाणु बम बनेगा। यानी जो बिजली घर वाला यूरेनियम है वह यूरेनियम से हम परमाणु बम में डालेंगे तो उतना तगड़ा झटका नहीं देगा, उसे और शुद्धता की जरूरत है। लेकिन दोनों में ही यूरेनियम 235 का ही यूज होता है, 38 का यूज नहीं होता है। यूरेनियम 235 को साफ करके जब इनरिच करके ले आते हैं तो इस तरह से उसे बंडल बना के रख लेते हैं यूरेनियम को। अब समझिए 1 केजी यूरेनियम 235 में, 238 में नहीं भैया, 1 केजी यूरेनियम 235 27 लाख केजी कोयला के बराबर ऊर्जा देता है। यानी कहीं पर 27 लाख कोयला जला दीजिए, 27 लाख केजी कोयला जला दीजिए, जितना आग लगाएगा